मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का भाटिया आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ओपिनियन की इस श्रृंखला में हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस पर। और आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 106 से लेकर 120 तक के अर्थशास्त्र के प्रश्नों के बारे में। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय स्थित है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और आरबीआई के बारे में हमने देखा कि इसकी स्थापना जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थापित कर दिया गया। जब इसकी स्थापना हुई 1935 में, तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। फिर इसे 1937 में मुंबई में, जो वर्तमान में भी इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और फिर हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि ये बैंक सार्वजनिक बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो गया। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर 1935 में जो थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर जनरल थे आरबीआई के। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रथम गवर्नर जनरल 1935 में जब बैंक बना था, तब इन्हें बनाया गया था। लेकिन जब भारत आजाद होता है, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर बात की जाए तो उनका नाम है श्री सी.डी. देशमुख जी। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के। और जब भारत आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे सर सी.डी. देशमुख। और आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में आरबीआई के कौन गवर्नर जनरल है, वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो आरबीआई की गवर्नर है शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल है। यानी कि आप जो अभी नए नोट देखोगे, वो नए नोटों का जो निर्गमन होता है, जो इश्यू होता है, उन पर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए। आरबीआई क्या काम करता है? देखिए, पूरे भारतवर्ष में जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंकिंग है, उस पे आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है। सबसे बड़ा जो कंट्रोलर है बैंक को लेकर आरबीआई करता है। मुख्य रूप से ये 5 कार्य करता है। पहला जो है, नोट निर्गमन का कार्य करता है, करेंसी इश्यूज को जारी करता है। यानी कि जितनी भी मुद्राएं आप देखते हो, चाहे आप 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए की जो कागजी करेंसी देखते हो, उन सबको जारी करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। उनको जारी करने का काम आरबीआई करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य मतलब कि भारत में 2 प्रकार की सरकारें आप देखते हो राजनीति में। एक तो केंद्र की सरकार होती है, एक राज्यों की सरकार होती है। तो इन दोनों सरकारों को ऋण देने का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, भारत सरकार और राज्यों की सरकारों को ऋण, लोन, उधारी देने का काम भी आरबीआई का है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य कहने का मतलब है कि आरबीआई के नीचे जितने भी भारतीय बैंक है, जिसमें आप एसबीआई का नाम सुनते हो, केनरा बैंक का नाम सुनते हो, बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुनते हो, इवन जितने भी बैंक है आरबीआई के अतिरिक्त, वो आरबीआई के अंडर में, आरबीआई के नियमों के हिसाब से काम करते हैं। और आरबीआई जो है वो इनका अंतिम ऋणदाता है। जो बैंक होते हैं उनका अंतिम ऋणदाता या लोन देने वाला, उधारी देने वाला है। हम देखते हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो ऋण देने पर, ठीक है, वित्तीय जो पैसा होता है उसका प्रभाव पर चलता है। तो ऋण देने का काम बैंकों को बैंक के रूप में कहलाता है। यानी कि दूसरे बैंक, जो अन्य बैंक होते हैं, वो आरबीआई से उधारी लेते हैं। चौथा महत्वपूर्ण काम है साख का नियंत्रण, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। मतलब कि पूरे भारतवर्ष में जो
वित्तीय बाजार है, मुद्रा बाजार है, उसमें उधारी को कंट्रोल करने का काम करता है, या फिर ऋण को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करता है कि जो ऋण है, जो लोन की व्यवस्था है, वो आरबीआई के गाइडलाइंस, आरबीआई की दिशा निर्देश से दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, वो सारा चेक आरबीआई करता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट काम है, विदेशी विनिमय का नियंत्रण भी करते हैं। विदेशी विनिमय का मतलब कि भाई हम विदेशों से जो आयात निर्यात व्यापार करते हैं, जो भी चीज हम मंगाते हैं बाहर से आयात करते हैं, उसके बदले में हम विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर के रूप में उन्हें पैसे देते हैं सामान के बदले में। अब ये पूरा जो विदेशी विनिमय है वो पूरा आरबीआई की देखरेख में, कंट्रोल में होता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण काम आरबीआई के हैं। भारत में नोट निर्गमन यानी कि करेंसी को इश्यू करने का कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है, ये पढ़ के आए हम। आरबीआई के 5 महत्वपूर्ण काम है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है करेंसी को इश्यू करना, जारी करना। भारत में 1 रुपए के नोट एवं सिक्के के अतिरिक्त जिनका निर्गमन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, अन्य सभी प्रकार के नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका अभिप्राय हुआ कि भारत में 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का जो नोट है वो जारी करता है, या कहते हैं कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। किसके? वित्त सचिव के, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की जो मिनिस्ट्रीज है, भारत सरकार अपने बहुत सारे काम अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से, बहुत सारे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, उसमें जो आर्थिक लेन देन का मंत्रालय है वित्त मंत्रालय का, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी जितने भी आप नोट देखते हो, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का या 2000 की जो भी करेंसी देखते हो, इस पर हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। कहने का मतलब है 1 रुपए को छोड़कर बाकी जितने भी करेंसीज है, बाकी जितने भी नोट है, वो जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। और 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और इसे यूं भी कह सकते हैं भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा या वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। रिजर्व बैंक साख के नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल हेतु किन 2 विधियों का प्रयोग करता है? साख का नियंत्रण मतलब कि पूरे जो मार्केट सिस्टम है पूरे भारतवर्ष में, उसमें उधारी की जो व्यवस्था है, ऋण की जो व्यवस्था है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या मेथड अपनाता है, उसकी ये बात हो रही है। 2 तरीके अपनाता है। पहला तरीका है परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि, मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, और दूसरा तरीका है गुणात्मक साख नियंत्रण विधि, मेथड ऑफ क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल। यानी कि हमने ये देखा कि भारतवर्ष में पिछली वीडियो में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए राजकोषीय उपाय जो सरकार करती है, और मौद्रिक नीति या मौद्रिक उपाय जो आरबीआई द्वारा किए जाते हैं। इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा साख का नियंत्रण यानी कि उधारी की व्यवस्था को, ताकि बैंकिंग सिस्टम क्रैश ना हो जाए, बैंकिंग सिस्टम पूरा धराशायी ना हो जाए, पूरा सिस्टम चलता रहे, जो ऋण की व्यवस्था है वो पारदर्शी तरीके से, सही तरीके से, नियमों के अकॉर्डिंग चले, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती रहे, सही तरीके से आर्थिक विकास हो। तो ये 2 तरीके, 2 मेथड अपनाए जाते हैं साख के नियंत्रण के लिए। जो पूरा इसको ये समझिए कि मुद्रा का जो प्रसार है मार्केट में, जो करेंसीज है वो घूम रही है, ठीक है, ऋण के माध्यम से, बैंकिंग सेक्टर से जो भी आपको उद्योग धंधे करने हैं तो बैंक से आपको ऋण मिल जाता है, लोन मिल जाता है। अब बैंकों को भी ऋण की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से ऋण लेती है। सरकार को भी अगर लोन लेने की, ऋण की आवश्यकता होती है, वो आरबीआई से लेती है। तो इस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने को हम कहते हैं कि साख का नियंत्रण। परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा कौन से उपाय किए जाते हैं? परिमाणात्मक एक तो, दूसरा है गुणात्मक। परिमाणात्मक मतलब मात्रात्मक, जिसमें दर या प्रतिशत संबंधित परिवर्तन किए जाएंगे। जिसमें क्या आता है देखिए, परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत रिजर्व बैंक बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात जिसे सीआरआर भी बोलते हैं, साविधिक तरलता अनुपात जिसे एसएलआर भी बोलते हैं, में परिवर्तन करता है। साथ ही सरकारी प्रतिभूतियों का खुले बाजार में
क्रय विक्रय ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। ये सारे जो नाम हैं ये सभी परिमाणात्मक मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधि है जो आरबीआई करता है मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए, ऋण की पूरी व्यवस्था को देखने के लिए। और इससे समझने के लिए एक हमें चीज लेनी है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने देखा कि मुद्रास्फीति है यानी कि महंगाई है, मुद्रास्फीति है महंगाई है। अगर मुद्रास्फीति अधिक है, मुद्रास्फीति अधिक है तो इसका मतलब ये है कि पूरी मार्केट व्यवस्था में मुद्रा का प्रसार जाता है, यानी कि हर व्यक्ति के पास पूरे मार्केट में मुद्रा जो है वो ज्यादा संख्या में है, अधिक मात्रा में है। तो मुद्रा, लोगों के हाथों में पैसा है, लोगों के हाथ में नकदी है, पैसा है, तो इसका मतलब है तरलता अधिक है, तरलता लिक्विडिटी अधिक है। ये इकोनॉमिक्स का शब्द है। तरलता का मतलब हमने समझा पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा हो अच्छे से, कि लिक्विडिटी का मतलब होता है, और जो तरलता सबसे अधिक होती है वो होती है नकदी की। मतलब कि आपके पास नकदी है, आपके पास रुपया है, आप किसी भी वस्तु को खरीदना चाहते हो, तुरंत उस वस्तु के बराबर की मुद्रा मूल्य आप दोगे तो हाथों हाथ आप वो सौदा कर लोगे, वो होती है तरलता। यानी कि आप खरीदने की जो जितना सामर्थ्य जिस वस्तु में होगा उसकी तरलता सबसे अधिक होगी। तो नकदी की, मुद्रा की जो है उसकी तरलता सबसे अधिक होती है, क्योंकि आप उसके बदले में, नकदी देने के बदले में, मुद्रा देने के बदले में खरीद सकते हो। तो तरलता अधिक है, यानी कि मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि मार्केट में मुद्रा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, और लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो मतलब तरलता भी अधिक है, यानी कि लोगों के खरीदने की क्षमता भी अधिक है। ठीक है, खरीदने की क्षमता भी अधिक है। अब इसको कम करने के लिए, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? पहले तो मार्केट में जो पैसा है उसे कम करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि तरलता को कम करेगा, ताकि लोगों के खरीदने की क्षमता कम हो जाए। तो इसको करने के लिए हमने अभी देखा परिमाणात्मक विधियां, जिसमें बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर, ये सभी है। इसकी मात्रा को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। जो मात्रात्मक नीतियां हैं, एग्जाम्पल फॉर बैंक दर, रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर, इनकी दर में बढ़ा देगा। और इनकी दर का बढ़ाने का मतलब है कि ऋण जो है, लोन जो है वो महंगा हो जाएगा। लोन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। अब जब ऋण जब महंगा होगा, ऋण जब महंगा होगा तो लोगों के पास क्योंकि ये ब्याज दर ज्यादा हो जाएगी, इसकी मात्रा, बैंक दर बढ़ा दी, रेपो दर बढ़ा दी, तो ब्याज दर भी, ऋण जो मिलता है बैंकों से वो महंगा हो जाएगा। जब ऋण महंगा हो जाएगा तो लोग ऋण नहीं लेंगे, ऋण लेने के लिए वो क्या हो जाएंगे? हतोत्साहित हो जाएंगे। तो ऋण महंगा होगा तो मुद्रा का प्रसार कम हो जाएगा, तरलता भी कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी। कहने का मतलब है पूरी व्यवस्था, पूरा मुद्रा का प्रसार क्या हो रहा है, मार्केट में मुद्रा की स्थिति क्या है, मुद्रा कितनी मात्रा में, ये सारा कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मात्रात्मक साख नियंत्रण हमने देखा है, गुणात्मक साख नियंत्रण की प्रमुख विधियां लिखिए। साख की राशनिंग की जाती है, चयनात्मक साख नियंत्रण किया जाता है, नैतिक प्रभावी होते हैं और प्रत्यक्ष कार्यवाही होती है। अब साख की राशनिंग में क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जो आरबीआई या फिर अदर बैंक जो ऋण देते हैं, लोन देते हैं, उसकी एक फिक्स मात्रा कर दी जाएगी कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था को इस रकम, जो 1 लाख हो सकती है एग्जांपल के रूप में, उदाहरण के रूप में 2 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, इस निश्चित रकम से ज्यादा का ऋण किसी को नहीं दिया जाएगा। साख की राशनिंग यानी कि साख की ऊपरी सीमा तय कर दी जाएगी कि अधिकतम ऋण कितना दिया जाएगा। दूसरा है चयनात्मक साख नियंत्रण। इसका मतलब है कि जो ऋण है, कोई भी व्यक्ति लोन लेने आ रहा है, कोई संस्था ऋण लेने आ रही है, तो वो किस क्षेत्र के लिए उसको यूज करेगा। भाई जब उधारी ले रहे हैं तो उसको किसी क्षेत्र में यूज भी तो किया जाएगा। तो ये आरबीआई गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत क्या करेगी? किसी विशेष क्षेत्र की, भाई एग्रीकल्चर में या उद्योग सेक्टर में ही आपको ऋण मिलेंगे, यानी कि साख को कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिया जाएगा। तीसरा नैतिक प्रभाव। तो नैतिक प्रभाव में यह होगा वित्तीय नैतिकता। बैंकों को आरबीआई गाइडलाइन करेगा, दिशा निर्देश दे देगा
कि अगर कोई भी वित्तीय गड़बड़ी हुई, कोई भी फाइनेंस से संबंधित, पैसों से संबंधित गड़बड़ी हुई, तो ये नैतिक जिम्मेदारी होगी, यानी कि वित्तीय नैतिकता की बात कर देगा। यदि वित्तीय नैतिकता यानी कि अगर प्रेम से भी आरबीआई की गाइडलाइन को दूसरे बैंक फॉलो नहीं करते हैं तो प्रत्यक्ष कार्यवाही करेगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या करेगा? आरबीआई किसी बैंक पर जुर्माना लगा सकता है, आरबीआई क्या कर सकता है? किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है। ठीक है, इस तरीके की जो ये मेथड्स है, ये तरीके उपाय गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बैंक दर क्या है? और बैंक दर को हमने देखा कि ये है साख राशनिंग का, साख को नियंत्रित करने का मात्रात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय, बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को, जो दूसरे बैंक होते हैं एसबीआई जो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों, एक टर्मिनोलॉजी आ रही है प्रतिभूतियों जिसे सिक्योरिटीज कहा जाता है, पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। ये ऋण अपेक्षाकृत दीर्घकाल हेतु प्रदान किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बैंक दर, पूरी व्यवस्था चल रही है ऋण पर, लोन पर। ठीक है, बैंक दर का मतलब है कि जो वाणिज्यिक बैंक है, दूसरे बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, ताकि वो अपने आगे के ग्राहकों को, किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को ऋण दे सके। ठीक है, और हमें पता है कि बैंकों की आय का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है ऋण के देना, लोन देना, और उस पर जो ब्याज लगता है वो आय उससे प्राप्त होती है, उससे इनकम जनरेट होती है, इनकम प्राप्त होती है। तो इसमें हमने देखा कि आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को लोन देगी। लोन कितने समय के लिए? दीर्घकाल के लिए। जो लोन आरबीआई दीर्घकाल के लिए देती है उसको कहते हैं बैंक दर। उसको क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। और किसके बदले में देती है? ये प्रतिभूतियों के बदले में देती है। किसके बदले में? प्रतिभूतियों के बदले में ये देती है, ये ध्यान में रखना। तो हम ये समझते हैं कि अगर बैंक दर अधिक है, यानी कि बैंक दर अधिक है, तो मतलब होगा ऋण महंगा होगा, क्योंकि जो राशि, जो ऋण लोन दिया जाएगा उस पर अधिक दर लग रही है, अधिक ब्याज लग रहा है, तो वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जब महंगा ऋण होता है, महंगा लोन मिलेगा, तो वाणिज्यिक बैंक लोन लेने के लिए हतोत्साहित होंगे, यानी कि प्रोत्साहित नहीं होंगे, ऋण लेने में आनाकानी करेंगे, क्योंकि ब्याज दर है वो ज्यादा है। लेकिन अगर बैंक दर कम होगी तो इसका मतलब उल्टा है, ऋण क्या होगा? वो सस्ता होगा। अब बैंक दर को अधिक करना है या कम करना है, ये आरबीआई डिसाइड करती है कि मुद्रास्फीति की दर क्या है, मार्केट में मुद्रा का प्रसार क्या है, फ्लो क्या है। अगर मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई ज्यादा है, तो हमने देखा कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो ऑलरेडी पैसा मार्केट में ज्यादा है, तो बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या होगा? ऋण महंगा हो जाएगा, और आरबीआई, अन्य जो बैंक है, आरबीआई से ऋण नहीं लेगी, महंगा हो जाएगा। और जब महंगा होगा तो वाणिज्यिक बैंक भी अपने ग्राहकों को अधिक ब्याज दर पर ऋण देंगे। इससे मार्केट में क्या होगा? मुद्रा का प्रसार नहीं होगा, संकुचन होगा। और ठीक है, इसका उल्टा, जब क्या होगा? मुद्रास्फीति कंट्रोल में बहुत कम है, ठीक है, पैसा कम है मार्केट में, तो पैसा की आवक को बढ़ाने के लिए मार्केट में बैंक दर को कम कर दिया जाएगा। इससे ऋण सस्ता होगा और वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को भी अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर ऋण देगा। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट भी हमने देखा कि मात्रात्मक उपाय है या परिमाणात्मक उपाय है। रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल हेतु ऋण देता है, उस दर को रेपो दर या रेट कहा जाता है। बैंक दर में भी ऋण का काम हो रहा है, वाणिज्यिक बैंक ले रहे हैं ऋण, किससे? आरबीआई से। और रेपो रेट में भी आरबीआई लोन दे रहा है, ऋण दे रहा है, किसे? वाणिज्यिक बैंकों को। लेकिन जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में, वो डिफरेंस है बैंक दर जो है दीर्घकाल के लिए ऋण है, दीर्घकाल के लिए है। और हमने इसमें देखा रेपो रेट में रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल यानी कि कम समय के लिए एक निश्चित समय के लिए ऋण देते हैं, यानी कि इसमें मेन बैंक दर और रेपो दर में अंतर होगा। रेपो दर कम समय, अल्पकाल के लिए ऋण दिया जाता है आरबीआई के द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को, और बैंक दर में
दीर्घकाल के लिए ऋण दिया जाता है आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, क्रेडिट रिजर्व रेशियो क्या है? तो सीआरआर भी देखा हमने, ये भी साख नियंत्रण के लिए मार्केट में जो उधारी की व्यवस्था है, ऋण की जो व्यवस्था है, उसका मात्रात्मक उपाय है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, जो भी अन्य जो बैंक है, को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास आरक्षित राशि के रूप में रखना अनिवार्य है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ये 4% के आसपास होता है। तो मतलब है, हमें समझने की बात यह है, हमने देखा कि बैंकों का काम क्या है, बैंक अपने ग्राहकों से जमाओं को स्वीकार करते हैं। जो ग्राहक है वो पैसा लाएगा, बैंक में जमा कर देगा, उसके बदले ग्राहकों को ब्याज मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा बैंक ऋण भी देती है, जिस पर बार बार हर क्वेश्चन में हमारा नाम आ रहा है कि ऋण लोन की बात आ रही है। लेकिन नगद आरक्षित अनुपात है कि जितनी जमाएं हैं, मान लो कि 1 लाख रुपए की वाणिज्यिक बैंक के पास जमा है, 1 लाख रुपए वाणिज्यिक बैंक के पास जमा है, लेकिन उस जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास आरक्षित रखना पड़ता है। यानी कि मान लो अभी इसमें बात हो रही कि 4% के आसपास होता है, तो 4% के 1 लाख का जो 4% बनेगा, उतनी राशि जो है आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। और अनिवार्य क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि फ्यूचर में, मान लो कि फ्यूचर में उस बैंक में वित्तीय जोखिम आ जाए, पैसा ना हो, मार्केट में ऐसी कुछ व्यवस्था आ जाए, तो वो जो नगद आरक्षित अनुपात रिजर्व बैंक के पास जमा है, वो अपने ग्राहकों को भुगतान कर सके बैंक, यानी कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए, खत्म ना हो जाए, उसके लिए एक व्यवस्था है। तो रिजर्व बैंक एक निश्चित राशि अपने पास रखेगा नगद आरक्षित अनुपात में, यानी कि वाणिज्यिक बैंक के पास जितनी भी जमा है, उस जमा का एक निश्चित प्रतिशत, जो हाल फिलहाल में 4% चल रहा है, वो आरबीआई के पास रखा जाएगा। ये आपको समझना है, ठीक है। आरबीआई, इसमें ऋण नहीं लिया जा रहा है, ब्याज दर नहीं लग रही है, लेकिन जो जमाएं हैं उसका एक रेशियो है, वो आरबीआई अपने पास जमा कर लेगी, ताकि व्यवस्थाएं सही तरीके से चले। साविधिक तरलता अनुपात एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को परिभाषित करना है। तो ये सीआरआर की तरीके का ही है। बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग स्वयं के पास नगद या स्वर्ण के रूप में रखना अनिवार्य होता है। तो हमने सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात में देखा कि बैंकों के पास जितनी जमा है, उसका एक निश्चित भाग आरबीआई के पास वो रखेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, साविधिक तरलता अनुपात में कुल जमाओं का एक निश्चित भाग बैंक अपने पास ही रखेंगे, यानी कि बैंक उस राशि को ऋण नहीं देंगे, क्योंकि बैंक का काम मेन ऋण देना है। लेकिन जो राशि एसएलआर के रूप में, साविधिक तरलता के अनुपात के रूप में अपने पास रखेगा, उसको राशि ऋण के रूप में वो नहीं देगा अपने ग्राहकों को, लोन उसका नहीं दिया जाएगा। उसके पीछे का भी रीजन है कि साख की जो पूरी व्यवस्था है, जो उधारी का पूरा सिस्टम है, बैंकिंग पूरा सिस्टम है, वो कोलैप्स ना कर जाए। और जो ग्राहक जमा करवा रहा है बैंक में, अगर उसे पैसे की आवश्यकता है तुरंत प्रभाव से, तो बैंक वो नकदी, वो पैसा उसे दे सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो पूरा ऋण दे दिया, लोन दे दिया, बैंकों के पास कुछ है नहीं, खाली पड़े हैं पूरे बैंक, ठीक है। लोगों को जरूरत है तो उनके पास पैसा ही नहीं, क्योंकि ऋण पर लोन पर चढ़ा दिया। तो ऐसा ना हो, उसके लिए एक व्यवस्था है, ताकि जमाकर्ताओं द्वारा धन की मांग किए जाने पर उन्हें तुरंत भुगतान किया जा सके। इसे ही साविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसमें नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर और एसएलआर, अगर इनकी दोनों की मात्रा, एसएलआर और सीआरआर, इन दोनों की मात्रा या फिर दर कह सकते हैं, अधिक है, यानी कि कुल जमाओं का आरबीआई के पास रखना है सीआरआर, कुल जमाओं का बैंक अपने पास रखेगी, अधिक है, तो मतलब ऋण की जो राशि है बैंकों के पास, वो कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? अगर एसएलआर और सीआरआर की मात्रा अधिक है, क्योंकि ये निश्चित अनुपात में मात्रा अधिक है, तो उतना रुपया आरबीआई के पास रखना होगा,
उतना रुपया बैंक अपने पास रखेगा, ऋण नहीं दे सकता। तो इसके मतलब ये हुआ ऋण की राशि कम हो जाएगी, तो ऋण अपने आप ही, राशि कम होगी तो ऋण अपने आप ही महंगा हो जाएगा। और ठीक इसका उल्टा, अगर इसकी मात्रा कम है तो ऋण की राशि अधिक हो जाएगी और ऋण सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूरा साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, उधारी की पूरी जो व्यवस्था है बाजार की, बैंकिंग सिस्टम में दो तरीके से कंट्रोल करती है आरबीआई। एक है परिमाणात्मक मात्रात्मक तरीका, जिसमें बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर और खुले मार्केट की क्रियाएं आती है। दूसरा गुणात्मक तरीका। अब इसका उद्देश्य क्या है इस व्यवस्था को रखने का? साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को संतुलित रखना है, ताकि देश में मुद्रास्फीति अथवा मंदी की स्थिति उत्पन्न न हो सके। कहने का मतलब है कि महंगाई ज्यादा ना हो, मुद्रास्फीति अधिक ना हो, और ना ही ऐसा हो कि बिल्कुल मंदी आ जाए, कुछ वस्तुओं की मांग ही नहीं हो, लोगों के पास पैसा ही ना हो, ठीक है। और ना ऐसी व्यवस्था हो कि इतनी मुद्रा आ जाए कि वस्तुओं की जो है वस्तुएं महंगी हो जाए और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, ऐसी व्यवस्था ना हो। यानी कि पूरा कंट्रोल में सिस्टम चले, पूरा एक तरीके से सिस्टम चले, उसके लिए साख का नियंत्रण करते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो बैंकिंग सिस्टम पर चल रहा है। अगर आज ही बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है, जैसा कि 2008 में यूएसए में हुआ था। यूएसए में क्या हुआ था, सिर्फ एक बड़ा वहां का जो बैंक था, उसकी जो साख नियंत्रण था, उधारी देने की जो मात्रा थी वो ज्यादा हो गई, उसके पास नकदी नहीं बची, पैसा नहीं बचा, तो पूरा सिस्टम जो है अमेरिका का तो ध्वस्त हुआ ही, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे देश, जो लोगों का इन्वेस्टमेंट था उस बैंक में, उनका भी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1969 एवं 1980 ईस्वी में कितने बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? तो राष्ट्रीयकरण को हमने समझा कि राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है सार्वजनिकरण करना, यानी कि उस बैंक या कि कोई भी संस्था का जब राष्ट्रीयकरण किया जाता है, उस पर स्वामित्व जो है, ओनरशिप जो है, जो मालिक होगा वो सरकार हो जाएगी। तो शुरू में हमने देखा जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर 1947 से लेकर 1991 तक बहुत सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था। तो भारत सरकार द्वारा 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। ये व्यवस्था राष्ट्रीयकरण की थी। और अब हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो क्या कर रही है, अब बैंकों को प्राइवेट सेक्टर में ओपन कर रही है, यानी कि राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को ध्वस्त करके उसका निजीकरण किया जा रहा है, ठीक है। उस पर ओनरशिप, उस बैंक का मालिक कौन बन रहा है, अब प्राइवेट सेक्टर, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे, जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। यानी कि अब जो व्यवस्था है राष्ट्रीयकरण से 1991 के बाद निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जिसे बोलते हैं, वो होने लगी। नाबार्ड की स्थापना कब व किस समिति की सिफारिश पर की गई? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। समिति का नाम है सीव रमन समिति की सिफारिश पर की गई। नाबार्ड का पूरा नाम अगर हम देखें, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, और इसका प्रमुख कार्य है कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी संस्थाएं को पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। यानी कि जो भी संस्थाएं भारत में एग्रीकल्चर, कृषि के विकास से संबंधित है, ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई है, उन संस्थाओं को, उन लोगों को नाबार्ड जो है फंड मुहैया करवाता है, पैसे मुहैया करवाता है, ताकि ग्रामीण और कृषि का विकास हो सके। और नाबार्ड के मुख्यालय की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, जैसा कि आरबीआई का भी हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। भारत में बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु गठित प्रमुख समितियों के नाम बताएं। अब देखो कि पूरी व्यवस्था, किसी भी सेक्टर में अगर सुधार करना है तो सरकार क्या करती है, सरकार किसी समिति को गठित करती है, और उस समिति का अध्यक्ष वही होगा जो उस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ हो, ठीक है। तो हम 5 महत्वपूर्ण समितियों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। नरसिंह समिति फर्स्ट 1991 में बनी थी। नरसिंहम समिति सेकंड 1997 में बनी थी।
उर्जित पटेल समिति 2013 में बनी थी, विमल जालान समिति 2013 में बनी थी और नचिकेत मौर्य समिति 2014 में बनी थी। और ये जो भी हमारा आज का जो बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप कर चुका है और हमने देखा है कि अब पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, ये उसी का नतीजा है। जितनी अभी समितियां बनी है उन्होंने रिपोर्टें दी है। और नचिकेत मौर्य समिति काफी महत्वपूर्ण है, हालांकि सभी समितियां महत्वपूर्ण है। पहली बात आपको ध्यान में रखना, ये सभी समिति बैंकिंग व्यवस्था में रिफॉर्म सुधार से जुड़ी हुई है। नचिकेत मौर्य समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश करी वित्तीय समावेशन की। एक शब्द आ रहा है वित्तीय समावेशन, यानी कि इन्होंने कहा कि भारत में कुछ ही लोग जो है बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, कुछ ही लोगों के बैंकिंग खाते हैं और बैंकिंग के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो लेन देन कर रहे हैं। और भारत की ज्यादा जनसंख्या बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़ी हुई है। 2014 से पहले की ये बात है, क्योंकि ये समिति 2014 में बनी थी। वित्तीय समावेशन का मतलब भारत के जो लोग, आम लोग हैं, उन्हें फाइनेंशियल सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, ये व्यवस्था थी। और इस समिति की सिफारिश के बाद हमने देखा कि भारत केंद्र सरकार ने जो है जन धन योजना लेके आए, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, उसमें अकाउंट खोले गए, जीरो अकाउंट खोले गए। इवन ये टारगेट रखा गया कि भारत के जितनी भी आबादी है उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना। तो वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और आज हम देख रहे हैं कि पूरा लगभग भारत जो है वो वित्तीय समावेशन बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है। गैर निष्पादित संपत्तियां, ये काफी इंटरेस्टिंग है। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? बैंकों द्वारा दिए गए ऐसे अग्रिम ऋण जिन पर कम से कम 90 दिनों से न ही तो ब्याज का भुगतान किया गया है और न ही मूलधन को लौटाया गया है, गैर निष्पादित आस्तियां एनपीए कहलाती है। कहने का मतलब है बैंक का एक मेन काम है ऋण देना। जब बैंक किसी व्यक्ति या किसी संगठन को ऋण देता है, लोन देता है, और वो लोन, वो ऋण, उसके बदले में ब्याज दर भी लेता है, वो उसका 90 दिनों में यदि बैंक, जो व्यक्ति या जो संस्था है, उसने ब्याज नहीं दिया है उस ऋण पर, उस लोन पर, और न ही मूलधन लौटाया है, न तो ब्याज दिया है न मूलधन लौटाया है 90 दिनों तक, 90 दिनों के बाद तक, और उसका लंबा टाइम पीरियड हो गया, लंबा समय हो गया, वैसा जो ऋण है, वैसा जो उधारी जो बैंक देता है, उसे एनपीए कहते हैं। कहने का मतलब है बैंक जो ऋण देता है, जो लोन देता है, यदि कोई व्यक्ति 90 दिनों से अधिक में ब्याज भी नहीं लौटा रहा है उस ऋण पर और न ही मूलधन, जो पैसा लिया वो पैसा लौटा रहा है बैंक को, वो एनपीए कहलाता है। और हमने देखा कि भारत में एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, काफी बढ़ती जा रही है। यानी कि लोग ऋण ले लेते हैं, लोग बाग, और ऋण के रूप में जो ब्याज है वो भी नहीं लौटाते, मूलधन भी नहीं लौटाते, और काफी कुछ आपने नाम भी सुने होंगे। और भारत की बैंकिंग सिस्टम से, बैंकों से बड़ी भारी मात्रा में अरबों करोड़ों रुपए का ऋण लिया और विदेशों को भाग चले गए और उन्हें भगोड़ा, दिवालिया भी घोषित कर दिया। जैसे आपने नाम सुना होगा विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है। तो वो एनपीए के ही उदाहरण है। तो हमने 120 प्रश्न पर बात कर ली, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बात करी है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। पूरा ऋण आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों के बीच में जो ऋण ले रहे हैं, लेन देन हो रहा है, उस पर ब्याज लग रहा है, ये पूरी व्यवस्था की बात होती है। जय हिंद, जय भारत।